एक बार फिर आपका प्रजापति क्लासेस में स्वागत है। हम लोग चलते हैं भाषा साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास संख्या 13 है और लिपि को हम लोग पढ़ रहे थे। तो एक बार फिर आगे हम चलेंगे लिपि को देखते हुए कि क्या है सारी परिभाषाएं मैंने बताया था। अगला स्टेप होगा, चलेंगे हम लोग, लिखेंगे बाबू कि आज बतानी आप लोगों को भारत की प्राचीन लिपियां कितनी बताई गई थी? 3। सिंधु घाटी लिपि या सैंधव लिपि, और दूसरी थी खरोष्टी लिपि, और तीसरी थी ब्राह्मी लिपि। यह हो गया था ना। लिखे चलेंगे भारत की प्राचीन लिपियां, पॉइंट डालेंगे। भारत की प्राचीन लिपियां, भारत की प्राचीन लिपियां कितनी मानी गई थी? 3। नेक्स्ट क्लास में हो चुका है, एक बार देखते चलेंगे। सिंधु घाटी लिपि, सिंधु घाटी लिपि, सिंधु घाटी लिपि एक लिपि यह थी बाबू, बताया गया सिंधु घाटी लिपि, या इसी को कहते हैं सैंधव लिपि। सैंधव लिपि, इसी को कहते हैं बाबू सैंधव लिपि। आगे चलेंगे खरोष्टी लिपि, दूसरी है खरोष्टी। पूछा गया प्रश्न है खरोष्टी लिपि, बहुत सारी जानकारियां इसमें मिलेंगी आपको। खरोष्टी लिपि, और तीसरा पढ़ना है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि पिछली क्लास में शायद यहाँ तक हो चुका था, पिछली क्लास में यहाँ तक हो चुका था। हम लोग लिखेंगे बाबू भारत की प्राचीन लिपियाँ कितनी मानी गई? 3। भारत की प्राचीन लिपियों की संख्या कितनी है? 3। इस बात को आप याद रखेंगे। सिंधु घाटी लिपि, सैंधव लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि। याद रखेंगे कौन सी लिपि नहीं, ऐसा पूछेगा कि भारत की प्राचीन लिपियों में कौन सी लिपि सम्मिलित नहीं है। तो याद रखेंगे बाबू 3 लिपियां हैं। संख्या पूछी गई है कि भारत की प्राचीन लिपियों में कुल कितनी लिपि संकलित हैं बाबू? सम्मिलित हैं 3। क्या नाम है? सिंधु घाटी लिपि, जिसे बाबू सैंधव लिपि कहा गया, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। बात समझ पाए? अब हमको कौन सी लिपि पढ़नी है? सिंधु घाटी लिपि। पहली पॉइंट डालेंगे, सभी बच्चे पहली पॉइंट डालेंगे। लिखिए, पहली पॉइंट लिखेंगे आप लोग। पहली पॉइंट लिखेंगे बाबू, लिखेंगे सिंधु घाटी लिपि। बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी आपको। सिंधु घाटी लिपि, सिंधु घाटी लिपि। हाँ, एक बार लिखेंगे आप लोग। इस लिपि के प्राचीनतम नमूने, इस लिपि के प्राचीनतम नमूने, इस लिपि के प्राचीनतम नमूने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सीलों पर मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सीलों पर मिलते हैं। समझाएंगे बाबू, सीलों पर मिलते हैं। पॉइंट लिखेंगे कि इस लिपि के प्राचीनतम नमूने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सीलों पर मिलते हैं। फिर लिखेंगे इस लिपि में चित्राक्षरों एवं, इस लिपि में, इस लिपि में चित्राक्षरों, इस लिपि में चित्राक्षरों एवं ध्वन्याक्षरों का मेल है, एवं ध्वन्याक्षरों का मेल है, ध्वन्याक्षरों का मेल है। एक यह लिखेंगे बाबू कि इस लिपि में चित्राक्षरों एवं ध्वन्याक्षरों
का मेल है, फिर यह लिपि अभी पढ़ी नहीं गई है। यह लिपि अभी पढ़ी नहीं गई है। यह लिपि अभी पढ़ी नहीं गई है। यह लहरेदार लिपि है। यह लहरेदार लिपि है। यह लहरेदार लिपि है। चलिए एक बार इसको समझाते, इतना लिखेंगे आप लोग। भारत की प्राचीन लिपियों की संख्या 3 है। पहली लिपि हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी लिपि। पहली लिपि हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी लिपि। इस लिपि के प्राचीनतम नमूने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सीलों माने बेटा पत्थरों पर मिलते हैं। पूछेगा कौन सी लिपि की जानकारी बाबू हमें हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सीलों पर मिलती है, तो वह लिपि कौन है? सिंधु घाटी लिपि। ऐसा ही पकड़ लेंगे, सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो से संबंधित तो जितना तो आप जानते ही हैं हिस्ट्री में। समझ पाए बाबू कि सिंधु घाटी लिपि, इस लिपि के प्राचीनतम नमूने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सीलों पर मिलते हैं। इस लिपि में चित्राक्षरों एवं ध्वन्याक्षरों का मेल होता। पूछेगा कि वह कौन सी प्राचीन लिपि है जिसमें चित्राक्षरों एवं ध्वन्याक्षरों का क्या मिलता है? मेल मिलता है। तो वह कौन सी लिपि है बाबू? सिंधु घाटी। और सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि कौन सी लिपि अभी पढ़ी नहीं गई। यह सुपर मोस्ट प्रश्न होगा बाबू कि कौन सी लिपि अभी पढ़ी नहीं गई। वह लिपि है सिंधु घाटी लिपि। सबसे ज़्यादा प्रश्न के ऊपर इसी पर विश्वास करिए बेटा कि यह लिपि अभी पढ़ी नहीं गई। वह कौन सी लिपि है जो पढ़ी नहीं गई? सिंधु घाटी लिपि। यह लहरेदार लिपि है। लहरेदार मतलब ऐसे यानी लहरा के अक्षरों में लिखी जाती है। अब जैसा कोई अक्षर हो यानी सब अक्षर से लहरेदार लिखे जाते हैं, ऐसा बताया गया। तो किसको हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू? सिंधु घाटी लिपि। यह कैसी लिपि है? प्राचीन लिपि है। प्राचीन लिपियों की संख्या कितनी है? 3। पहली लिपि क्या है? सिंधु घाटी लिपि। इस लिपि के प्राचीनतम नमूने बेटा कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सीलों पर मिलते हैं। तो आप सिंधु घाटी हड़प्पा तो जान ही जाएंगे आप, मोहनजोदड़ो। अच्छा, इस लिपि में चित्राक्षरों एवं ध्वन्याक्षरों का क्या मिलता है? मेल। तो थोड़ा सा याद रखेंगे कौन सी लिपि में चित्राक्षरों एवं ध्वन्याक्षरों का मेल मिलता है, तो वह लिपि आपकी कौन सी है बाबू? सिंधु लिपि। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कौन सी लिपि अभी पढ़ी नहीं गई है, तो वह लिपि बाबू सिंधु घाटी लिपि है, जो यह लिपि पढ़ी नहीं गई है। और यह लिपि कैसी होती है? लहरेदार होती है। नेक्स्ट लिखेंगे बाबू दूसरी लिखेंगे। दूसरी लिपि खरोष्ठी लिपि, बहुत इंपॉर्टेंट है। खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि, इसके बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। खरोष्ठी लिपि लिखेंगे। इस लिपि के प्राचीनतम नमूने, इस लिपि के प्राचीनतम नमूने, इस लिपि के प्राचीनतम नमूने लिखेंगे बाबू शाहबाजगढ़ी और मानसेरा में अशोक के अभिलेखों में मिलता है। और मानसेरा में अशोक के अभिलेखों में मिलता है। याद करवाएंगे, अभिलेखों में मिलता है। लिखेंगे
यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इस बात को याद रखेंगे। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अच्छा, इसमें 37 वर्ण होते हैं। इसमें 37 वर्ण होते हैं। इसमें 37 वर्ण होते हैं। एक बात यह लिखेंगे, इसमें 37 वर्ण होते हैं जिसमें 5 स्वर और 32 व्यंजन होते हैं। जिसमें 5 स्वर और 32 व्यंजन होते हैं। जिसमें 5 स्वर और 32 व्यंजन होते हैं। चलिए इसके बारे में समझा देते हैं हम। देखेंगे बाबू, खरोष्ठी लिपि पहले यह जान जाएंगे बाबू, कई विद्वानों ने मत दिया है जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यह जानेंगे कि खरोष्ठी लिपि के बारे में इतनी जानकारी हमेशा रखनी है आपको। इस लिपि के प्राचीनतम नमूने शाहबाजी गढ़ी और मानसेरा में अशोक के अभिलेख में मिलता है। तो अगर इतना भी याद रहेंगे, अशोक के अभिलेख से किस लिपि की जानकारी मिलती है? खरोष्ठी लिपि की। इतना आप माइंड में जरूर रखेंगे। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, यही सबसे बड़ी विशेषता है। दाएं से बाएं मतलब इधर से, दायां इधर है ना, दाएं से इधर आती है बाएं की तरफ, जैसे उर्दू लिखा जाता है। बात समझे ना? तो एक पॉइंट लिखा गया है, उर्दू लिपि भी लिख लेंगे नीचे नोट में लिख लेंगे, नोट में लिख लेंगे। उर्दू लिपि भी दाएं से बाएं, उर्दू लिपि भी दाएं से बाएं, उर्दू लिपि भी दाएं से बाएं लिखी जाती है, लिखी जाती है। दाएं से बाएं लिखी जाती है, जिसमें 34 वर्ण होते हैं, जिसमें 34 वर्ण होते हैं। ये बात भी आप जानेंगे। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। ये पूछा गया प्रश्न है, 2021 वाले में ही पूछा गया था टीजीटी में। खरोष्ठी लिपि, इस लिपि के प्राचीनतम नमूने शाहबाजगढ़ी और मानसेरा में अशोक के अभिलेख से मिलते हैं। अगर वो सब नहीं याद, इतना जरूर याद रखेंगे, अशोक के अभिलेखों से कौन सी लिपि प्राप्त होती है? खरोष्ठी लिपि प्राप्त होती है। अच्छा, अशोक वाला जो खंभा आप लोग देखें, तो अशोक स्तंभ का चारों तरफ लगा रहता है ना, किसका चित्र होता है? शेर का रहता है ना, चारों तरफ। 4 होते हैं, 3 होते हैं? 4 होते हैं ना। अच्छा, अब इधर क्या है बेटा? खर माने एक गधा होता है, और खर माने खरगोश भी होता है। खरा जानते हो ना, है ना? तो कुछ ऐसे विद्वान अनेक ढंग के माने हैं, तो आप पशुओं से समझ लेंगे, अशोक के अभिलेख से। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती, यही सबसे मस्ट प्रश्न इसका है कि वह कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं, अर्थात इधर से हम लिखना शुरू करेंगे दाएं से बाएं। तो वह लिपि कौन है? खरोष्ठी लिपि। इसमें कितने वर्ण होते हैं? 37 वर्ण होते हैं। ये सबसे सुपर बेटा। खरोष्ठी में कितने वर्ण पाए जाते हैं? 37 वर्ण पाए जाते हैं, एकदम याद रखना है। खरोष्ठी में बेटा 37 वर्ण पाए जाते हैं। ये सबसे मस्ट प्रश्न है। इसमें 5 स्वर और 32 व्यंजन होते हैं। 5 स्वर और 32 व्यंजन होते हैं। ऐसा भी दे सकता है कि खरोष्ठी लिपि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। उर्दू लिपि भी दाएं से बाएं लिखी जाती है, जिसमें कितने वर्ण होते हैं? 34। तो यहाँ देखो, मैंने एक बता दिया, देखो यहाँ 3 लिखा गया है और इसको 4 मान लें, 3 मान लें और इसको क्या मान लें? 4। तो उर्दू लिखते समय भी 34 आपको दिखाई दे रहा है ना। तो उर्दू लिपि में कितने वर्ण होते हैं? 34।
और 37 वर्ण किसमें होते हैं बाबू? खरोष्टी लिपि में। खरोष्टी लिपि में कितने होते हैं? 37 होते हैं। याद कर लेना बेटा, जिसमें 5 स्वर और 32 व्यंजन होते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये याद कर लेना कि कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि, सिंधु घाटी लिपि, और एक तो कौन सा पढ़ेंगे आप लोग? ब्राह्मी लिपि। चलेंगे अगला, ब्राह्मी लिपि नंबर 3। ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि लिखेंगे बाबू। चलेंगे हम लोग। इस लिपि के प्राचीनतम नमूने इस लिपि के प्राचीनतम नमूने, इस लिपि के प्राचीनतम नमूने लिखेंगे बाबू। पिपराला के स्तूप, पिपराला पिपराला के स्तूप और बड़ली गांव अजमेर से बड़ली गांव अजमेर से, बड़ली गांव अजमेर से लिखेंगे बाबू प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ है, अजमेर से प्राप्त हुआ है। डॉक्टर बूलर के अनुसार, डॉक्टर बूलर के अनुसार लिखेंगे बाबू। डॉक्टर बूलर के अनुसार हो गया। इसमें 41 अक्षर हैं, इसमें 41 अक्षर हैं, जिसमें 9 स्वर और 32 व्यंजन हैं, जिसमें 9 स्वर और 32 व्यंजन हैं, 9 स्वर और 32 व्यंजन हैं। लिखेंगे इसको कि इस लिपि के प्राचीनतम नमूने पिपराला के स्तूप और बड़ली गांव अजमेर से प्राप्त हुआ है। डॉक्टर बूलर के अनुसार इसमें 41 अक्षर हैं, जिसमें 9 स्वर और 32 व्यंजन हैं। पहले इतना समझिए, फिर इसका विकास क्रम बताना आपको। प्राचीन लिपियों में कितनी लिपि शामिल है बेटा? 3। सिंधु लिपि, दूसरा खरोष्टी लिपि, तीसरा, पहला प्रश्न यही बनेगा कौन सम्मिलित नहीं है, तो तीनों लिपियां सम्मिलित हैं। इस लिपि के प्राचीनतम नमूने पिपराला के स्तूप और बड़ली गांव अजमेर से प्राप्त होते हैं। डॉक्टर बूलर के अनुसार इसमें क्या होते हैं? 41 अक्षर और जिसमें 9 स्वर और 32। खरोष्टी में कितने होते हैं? 37। कितने व्यंजन हैं? 5 स्वर और 32, उसमें 37 है ना खरोष्टी वाले में, है ना। और कौन उर्दू की तरह लिखी जाती है? खरोष्टी, बाएं से, जबकि दाएं से बाएं। अब बाकी जो हमारी देवनागरी लिपि वो बाएं से दाएं की तरफ जाती है, लेकिन ये दाएं से बाएं की तरफ आती है। ये जरूर आप याद रखें। उर्दू में कुल कितनी लिपियां हैं? अरे उर्दू में कुल कितने वर्ण हैं? 34 बताया था मैंने ना। और खरोष्टी में 37, लेकिन ब्राह्मी में 41। ये बात जरूर आप याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टेड पॉइंट हो जाएगा, जैसे मैं बना उसको बनाए। ब्राह्मी लिपि का विकास क्रम, ये भी विकास क्रम देखो पूछा गया था, यहीं से 3 प्रश्न लगातार थे। लिखेंगे ब्राह्मी लिपि का विकास क्रम। ब्राह्मी लिपि का विकास क्रम। ब्राह्मी लिपि का विकास क्रम लिखेंगे हम लोग। ब्राह्मी लिपि का विकास क्रम। चलेंगे बाबू। दो पॉइंट बनाएंगे।
3 है। 3 पॉइंट बनाएंगे। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल एक हो गया। दूसरा बौद्ध काल, बौद्ध काल। तीसरा है गुप्त काल, गुप्त काल। प्रागैतिहासिक काल, बौद्ध काल, फिर गुप्त काल। आगे चलेंगे हम लोग। वैदिक काल से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अक्षर बेडौल थे। यहाँ थोड़ा सी जानकारी लिखेंगे, बहुत आसानी से अभी सब याद करा देंगे। लिखेंगे बाबू इसके नीचे, वैदिक काल से एक पॉइंट लिखेंगे, वैदिक काल से। फिर उसके बाद है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इसका विकास है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। एक चीज़ यह लिखेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे एक जानकारी यहाँ पे, इस अक्षर बेडौल थे, अक्षर बेडौल थे, अक्षर बेडौल थे। इसको लिखेंगे अक्षर बेडौल थे। फिर आएंगे बौद्ध काल, अक्षर गोलाकार होने लगे, अक्षर गोलाकार होने लगे, अक्षर गोलाकार होने लगे बाबू। अच्छा, इस काल में यह लिपि 2 भागों में विभक्त हो गई। गुप्त काल लिखेंगे, इस काल में, समझाएंगे बाबू, इस काल में यह लिपि, इस काल में यह लिपि 2 भागों में विभक्त हुई, 2 भागों में विभक्त हुई, 2 भागों में विभक्त हुई। एकदम सीरीज बनाते चलेंगे। 2 भागों में विभक्त हुई। वे 2 भाग कौन थे? 2 भागों में विभक्त हुई। नंबर 1 वाला भाग लिखेंगे उत्तरी ब्राह्मी, उत्तरी ब्राह्मी, और दूसरा वाला पार्ट है दक्षिणी ब्राह्मी, दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी, दूसरा वाला पार्ट है दक्षिण ब्राह्मी। फिर आएंगे हम लोग उत्तरी ब्राह्मी, उत्तरी ब्राह्मी बताएंगे कहाँ, देखो जाकर के रुकेगा। उत्तरी ब्राह्मी लिखेंगे, उत्तरी ब्राह्मी में लिखेंगे हम लोग, इससे बेटा गुप्त लिपि का विकास हुआ। ऐसे एरो मारेंगे, गुप्त लिपि, गुप्त लिपि अभी समझा देंगे। फिर ऐसे एरो मारेंगे नीचे, गुप्त लिपि के बाद, गुप्त लिपि के सामने लिख देंगे 4 से 5 ईस्वी सती, 4 से 5 वीं सती याद करा देंगे। यह भी लिखेंगे 4 से 5वीं सती में। गुप्त लिपि के फिर नीचे लिखेंगे हम लोग सिद्ध मातृका लिपि, सिद्ध मातृका लिपि, इसका लिखेंगे 6ठी शताब्दी, 6ठी शताब्दी याद हो जाएगा, केवल एक बार लिखेंगे 6ठी शताब्दी। फिर सिद्ध मातृका लिपि से
सिद्ध मातृका लिपि से लिखेंगे बाबू, सिद्ध मातृका लिपि से इसी के नीचे लिखेंगे, सिद्ध मातृका लिपि से इसी के नीचे लिखिए आप लोग कोटिल लिपि, कोटिल लिपि, कोटिल लिपि, कोटिल लिपि। अभी समझाएंगे कैसे बनेगा। फिर लिखेंगे बाबू कोटिल लिपि, उसी के नीचे आप लोग लिखिए मत, मैं मुझे नया पेज है ना इसलिए लिखना पड़ा। कोटिल लिपि, उसी के नीचे आप लोग लिखेंगे कोटिल लिपि। एक बार लिखे ना, यह फिर दो भागों में बंट गई। अच्छा बैक कर दें, इसमें लिखेंगे, लिखिए उत्तरी ब्राह्मी, फिर गुप्त लिपि, फिर सिद्ध मातृका लिपि, फिर कुटिल लिपि। एक बार स्ट्रक्चर बनाइए, अभी समझ जाएंगे कैसे प्रश्न आया था। सिद्ध मातृका लिपि आरो बनाए ना, सिद्ध मातृका लिपि 6ठी शताब्दी, फिर कुटिल लिपि। कुटिल लिपि का डेट है बेटा, लिख लेंगे कुटिल लिपि का 6वीं शती, 6वीं 7वीं शती वह शताब्दी। हाँ 6वीं या 7वीं शती वाली शताब्दी, सब याद हो जाएगा। केवल एक बार आप स्ट्रक्चर बनाइए, सब प्रश्न बने हुए हैं बहुत आराम से। हम बताएंगे ना 6 या 7 दोनों में से दोनों आ जाता है ना, इसलिए दोनों लिखा मैंने। हो गया। कुटिल लिपि फिर कितने भागों में बंट गई? यह 2 भागों में बंट गई। लिखेंगे नंबर 1 नागरी लिपि, फिर शारदा लिपि। नागरी लिपि सब याद हो जाएगा। फिर दूसरा क्या हो गया? शारदा लिपि। नागरी लिपि फिर शारदा लिपि। फिर बाबू अच्छा, यह 9वीं सदी में नागरी लिपि, 9वीं सदी में, ये डेट याद रखना है। और यह 10वीं सदी में, 10वीं शती में, वही शताब्दी 10वीं शती में। फिर बाबू नागरी लिपि 2 भागों में बंट गई। परेशान ना हो, सब याद हो जाएगा, अभी आप बोलेंगे। नागरी लिपि कितने भागों में बंट गई? 2। पूर्व नागरी, इतिहास छिप जाएगा बेटा। पूर्व नागरी, मेन चीज तक आपको पहुंचाना है। पूर्व नागरी और फिर पश्चिमी नागरी। पश्चिमी नागरी, पूर्व नागरी, फिर कहाँ चलना है? पश्चिमी नागरी चलेंगे। पूर्व नागरी के नीचे लिखेंगे बांग्ला, उड़िया, असमिया। बांग्ला, उड़िया, असमिया सब याद हो जाएगा। बांग्ला, उड़िया, असमिया लिपि का विकास हुआ। लिपि का विकास हुआ। लिपि का विकास हुआ। पश्चिमी चलेंगे, देवनागरी लिपि का विकास हुआ, यहीं पहुंचना था। देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का विकास हुआ। अच्छा, लिख लेंगे दक्षिणी ब्राह्मी। इसका दूसरा पार्ट वही था ना, दूसरे पार्ट को याद रखो, कौन था? हाँ, इसमें ज़्यादा नहीं लिखना। दक्षिण ब्राह्मी। इसमें क्या जानना है? दक्षिण ब्राह्मी में लिखेंगे, याद हो जाएगा यह भी। तेलुगु, कन्नड़, तमिल लिपियों का विकास हुआ। तेलुगु,
कन्नड़, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल लिपियों का विकास हुआ। अब सब याद करिए, कुछ नहीं करना, एक बार लिख लीजिए, देखो कैसे याद होता है। अब मैं डायरेक्ट लिख देता कि देवनागरी लिपि का विकास पश्चिमी नागरी से हुआ है तो काम आपका बन जाता, लेकिन स्टेप आप नहीं समझ पाते कैसे हुआ है। ढड्ढा से परेशान ना हो, अभी तुरंत आपको याद हो जाएगा सब चीज़ें। जैसे आपने लिपि पता चला, चित्रात्मक लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, फिर भावात्मक लिपि, फिर ध्वन्यात्मक लिपि, तो ऐसी चीज़ें ये भी याद हो जाएंगे अभी माइंड में आपके। दक्षिण ब्राह्मी, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल लिपियों का विकास हुआ। चले समझाने के लिए कहाँ पर है जरा देखेंगे एक बार हम लोग। आते हैं। भारत की प्राचीन लिपियां कितनी मानी गई बाबू? 3। नंबर 1 क्या है? सिंधु घाटी लिपि, इसी को क्या कहते हैं? सैंधव लिपि। वही प्रश्न पूछा गया कि भारत की प्राचीन लिपियों की कितनी संख्या थी? 3। ये बात जरूर याद रखेंगे। सिंधु घाटी लिपि या सैंधव लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। अगर एमा चौथा कौनो इंक्लूड करा था तो के ध्यान रख ले रहा, उसी को जोड़ेगा वो, या तो संख्या पूछेगा कितनी लिपियां थी। ये तो पहले क्लास में हो चुका था। सिंधु घाटी लिपि, इस लिपि के प्राचीनतम नमूने, सिंधु घाटी जब आ गया तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से संबंध आप रख लेंगे, प्राप्त शिलों पर मिलते हैं। इस लिपि में चित्र अक्षरों एवं ध्वन्याक्षरों का मेल है। यह लिपि अभी पढ़ी नहीं गई है। यही आपके लिए सबसे सुपर प्रश्न था कि कौन सी लिपि अभी पढ़ी नहीं गई है? सिंधु लिपि। यह लहरेदार लिपि होती है। लहरेदार का मतलब थोड़ा सा ऐसे लहरेदार टाइप वर्णों में लिखा गया होगा, ऐसा कुछ बताना चाहते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या था? खरोष्ठी लिपि। खर किसका पर्यायवाची? मैंने बताया गधे का। खरगोश करके लिख देते लोग, और खर माने खरपतई भी समझ ला, लेकिन यहाँ खर माने गधा है ना, गधा से ही पर्यायवाची है। चक्रीवान माने गधा, रासव माने गधा, बैसाख नंदन माने गधा, धूसर माने गधा, दादुर माने गर्दभ माने गधा। वेरी गुड। अच्छा, यह लिपि अच्छा खरोष्ठी लिपि, इस लिपि के प्राचीनतम नमूने कहाँ मिलते हैं? शाहबाजगढ़ी और मानसेरा में अशोक के अभिलेख से मिलते हैं। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। याद रखेंगे बाबू, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि। इसमें 37 वर्ण होते हैं, जरूर याद रखेंगे। इसमें 37 वर्ण होते हैं, जिसमें 5 स्वर और 32 व्यंजन होते हैं, जिसमें 5 स्वर और 32 व्यंजन होते हैं। नोट, उर्दू लिपि भी दाएं से बाएं लिखी जाती है, जिसमें कितने वर्ण होते हैं? 34। लेकिन उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द। यह बात आप याद रखेंगे। फिर आगे चलते हम लोग। ब्राह्मी लिपि, इस लिपि के प्राचीनतम नमूने पिपराला के स्तूप और बड़ली गांव अजमेर से प्राप्त हुआ है। डॉक्टर बुलर के अनुसार इसके 41 अक्षर हैं, जिसमें 9 स्वर और 32। जरूर याद करेंगे बाबू कि ब्राह्मी लिपि में कुल कितने अक्षरों की संख्या है, वर्णों की संख्या है, तो कितनी है? 41 है। अच्छा, फिर अगली जानकारी आपकी है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि ये तीसरा ना, इसके बारे में डिटेल। हाँ, ब्राह्मी लिपि का विकास क्रम। अब ध्यान देंगे बेटा, ब्राह्मी लिपि के विकास क्रम का 3 ये योगदान क्या रहा? 1, 2, ये कितने भागों में बटी? 3 भागों में। पहले याद करेंगे, पहला क्या? प्रागैतिहासिक काल, बौद्ध काल और गुप्त काल। आप ध्यान देंगे, प्रागैतिहासिक काल बौद्धिक काल से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अक्षर बेडौल थे। पूछेगा किस काल के अक्षर, ब्राह्मी लिपि के किस काल के अक्षर क्या थे बेटा? बेडौल थे। तो वह काल कौन था बाबू?
प्रागैतिहासिक काल। अच्छा, अब ध्यान देंगे, बौद्ध काल अक्षर गोलाकार होने लगे। गुप्त काल, इस काल में यह लिपि 2 भागों में बट गई। अभी तक प्रश्न नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ स्टेप चल रहा है कि गुप्त काल में लिपियां 2 हो गई, एक उत्तरी ब्राह्मी और एक दक्षिणी ब्राह्मी। अब देखो उत्तरी ब्राह्मी से फिर कौन सी लिपि का विकास हुआ, यही सीरीज जानना है आपको। ध्यान देंगे, पहले क्या हुआ, ये नहीं याद रहेगा चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं आपको है। वही गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से किसका विकास हुआ बेटा, उत्तरी ब्राह्मी और अब दक्षिणी ब्राह्मी को वहीं छोड़ देना, सीरीज यहीं से बनेगी। पहले गुप्त काल में 2 लिपियों का विकास हुआ, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी। अब उत्तरी ब्राह्मी से ही आपकी सीरीज चालू हो जाएगी। उत्तरी ब्राह्मी से किस लिपि का विकास हुआ, फिर गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका लिपि, फिर सिद्ध मातृका लिपि से कुटिल लिपि। अब आगे चलेंगे, अभी याद करवाते हैं। फिर कुटिल लिपि कितने भागों में बट गई, 2, कहा नागरी लिपि और शारदा लिपि। अभी याद हो जाएगा, टेंशन न ले। शारदा लिपि कितने भागों में बटी, 2, पूर्वी नागरी और पश्चिमी नागरी। नागरी लिपि ना हो, अरे नागरी लिपि 2 भागों में बटी, पूर्वी नागरी और पश्चिमी। पूर्वी नागरी से बंगला, उड़िया, असमिया लिपि का क्या हुआ, विकास। अब पश्चिमी नागरी से देवनागरी लिपि का क्या हुआ, विकास हुआ। अब ध्यान देंगे, अब उसके बाद शारदा लिपि वहाँ पर छूट गई। फिर दक्षिणी लिपि, दक्षिणी ब्राह्मी, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल लिपियों का विकास हो। अब देखो प्रश्न क्या क्या बनेगा, जरा यहाँ से हम चलते हैं, इधर आइए। ब्राह्मी लिपि का विकास क्रम जो 3 था, प्रागैतिहासिक, बौद्ध काल। एक अगर याद करना चाहते हो तो इस काल में, प्रागैतिहासिक काल में जो लिपियां थी वो कैसी थी, उसका अक्षर कैसा था, बेडौल था। और बौद्ध काल में कैसा था, अक्षर गोलाकार होने लगे। नहीं याद है तो चलेगा। गुप्त काल से आएंगे हम लोग, इस काल में लिपि के कितने भाग हो गए, 2। तो मेन रूप से आपको किसको लेकर चलना है बाबू, उत्तरी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी से क्या है बेटा, गुप्त लिपि। अब देखा कैसे याद कर, कहाँ है उत्तर का रहाला, गुप्त रहला। अरे भाई उत्तरवा का रही, हम तो ऐसे प्रश्न पूछे तो उत्तरा लिख देव का, 4 विकल्पवा लिखा तो गुप्त ना रही। बात समझे बेटा। तो उत्तरी ब्राह्मी से कौन सी लिपि हुआ, गुप्त लिपि। आप ध्यान देंगे कि गुप्त लिपि का विकास कब हुआ, 4वीं या 5वीं शताब्दी में। ये बताओ कि अब उत्तर आपको क्या देना पड़ता है, 4 या 5 विकल्प होते हैं कि नहीं। आप सोचो कहीं कहीं एग्जामों में 5 विकल्प, जैसे बिहार वार आप देने जाओगे तो 5-5 विकल्प हो जाते हैं। बैंकों का कोई पेपर देंगे तो उसमें 5-5 विकल्प हो जाते हैं। तो ये बताओ गुप्त लिपि उत्तरवा में गुप्त में रहा 4 या 5 वाले में। तो गुप्त लिपि का विकास कब हुआ, 4वीं से, माने 4वीं शताब्दी या 5वीं शताब्दी, दोनों में से कोई रहेगा आपका विकल्प में। काम खत्म हो गया। और उत्तर में भी उत्तरी ब्राह्मी के बाद किस लिपि का विकास हुआ, एक प्रश्न आएगा ना, सीरीज देखो याद होना चाहिए भाई। अब गुप्त लिपि, तो गुप्त लिपि सिद्ध मातृका लिपि। अगर तू उत्तर हमें बता दे ब्या गुप्त रही तो हम तुम्हें क्या कर, पहले एक सिद्ध करा तू कि कैसे ही है कि नहीं है। तो बताओ सबसे पहले क्या थी, उत्तरी ब्राह्मी, है ना। वो तो वहां बेटा गुप्त काल में 2 भाग बट गया ना, एक उत्तरी ब्राह्मी और एक, हमें उत्तरी ब्राह्मी में चलना है। उत्तरी ब्राह्मी का उत्तर हमारा क्या रहता है, गुप्त। और फिर जब गुप्त उत्तर रही तो तू बताइए आपके, तो हम कहा पहले के सिद्ध करा, तो कमल लिपि आई, सिद्ध मातृका लिपि। एकर का भाई 6वीं शताब्दी है। देखा बेटा सिद्ध में 6 लिखल, देख ला हिंदिया वाला 6 ना लिखल, ऐसे ही 6 लिखल है ना। तो सिद्ध, प्रतिभा दादा मत देखा नहीं बदल संख्या, सिद्ध मान देखा थी अपने हम वो लिख ली ना, यहाँ देखा भाई याद हो जी, कुल याद हो बोले लग है 6 लिखा लेकिन ना बेटा। तो सिद्ध मातृका लिपि का विकास कौन शताब्दी में हुआ, अरे सेम टू ना है देखा। अच्छा कहने सिद्ध मातृका, अब जब जैसे तू सिद्ध कह दे, ध्यान दे, तो हम तो ऐसे टेढ़ हो जाओ, कहे से हमारा हो जी बेइज्जती। जैसे हम 4 विकल्प दे, बात समझे बेटा, हम 4 विकल्प तुम्हें दे, वो करे बात जो हम कहीं नहीं विकल्प नंबर 1 2 3 4, तो हम कहे नहीं 1 सही है। तो अतवालों कहा कि नहीं सर जी एक विकल्प 3 सही हुई। अरे कैसे बेवकूफ़ हो क्या, कैसे 3 सही होगा। तब फिर हम तो टीचर है ये इलाज जबरी हमारा हो गए करी मजे के समय तक। लेकिन फिर हम कहा बतावा कैसे ही, तो तू सिद्ध कह दिला। जब तू सिद्ध कह दिला हम तो ऐसे का हो जा, टेढ़ हो जा, कुटिल, टेढ़ के देखा बेइज्जत कर दिला, है कि नहीं है। एक शिक्षक की यही भावना होती है कि कैसे स्टूडेंट हमें जो है फ्रंट पे यहाँ जो है वाट लगा दिला, तो वो बहुत बड़ा कार्य बन जाए। तो अब बतावा सिद्ध मातृका लिपि के बाद का हो जाए कुटिल लिपि। कौनो चीज तू सिद्ध कह देबा तो जरूर क्यों न क्यों नाराज हो ही जाए ना। तो कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि का ध्यान दे बेटा 6वीं से 7वीं शताब्दी है ही। बतावा का लिखल हो,
हिंदिया वाला साथ लिखल है कि ना, हिंदी वाला साथ लिखल है कि ना। तो कुटिल लिपि का विकास क्या हुआ, 6वीं और 7वीं। तो ओके पूनम जी जरा होश में रहेंगे, 6वीं और 7वीं पर सीधे बैठा, दिवाली के चक्कर में दिवाली गिरवा दो, सीधे बैठो। कहा था 6वीं से 7वीं शताब्दी। बड़े बाबू समझो था ना, देखा बात तुम्हारे पास डेस्क ना गिजो मुँहे बगल। हाँ तू सब सुनता तो सब करता आधार हो, लेकिन तोहार आधार ना हो। हाँ कुटिल लिपि का विकास कब है बेटा, 7वीं से 6वीं से, कौनो एक तू याद हो जा, 6वीं से शताब्दी लिपि। अब जब तू टेढ़ हो जीबा, तो टेढ़ जब हो जीबा तू, तब का होई, फिर बंटवारा हो जाई, है ना। तोहार अलगे गोल हो जी, हमार अलगे हो जाए, है कि नहीं है। जैसे हमने टीचर बतिया जी बड़ा काबिल हो, बड़ा प्रश्न पूछा, आज भुला गई तो कुल खिंचाई कहलाने। तो लड़कन के एक गोल हो जाला कि आज सर जी के रिमांड पे ले ली, और सर जी लोग गेट को लेते हैं, दिन देख लिया कायदे से हो, तो सर जी वही स्कूल पूछिए बार बार, है कि नहीं है बेटा। तो अब ओकर कुटिल लिपि में कितने विकास हो गया, 2। अपने सामाजिक जीवन जोड़ो 2, नागरी लिपि और। अब बताओ नागर के कर प्रयाची हो, चलाक है। तो भाई अब अलगा हो गया ना, अब अलगा हो गया माने गोल बन गया। कुटिल लिपि जब टेढ़ा हो गया तो उनके 2 गोल हो गई, तो फिर ये 2 गोल में बढ़ गया, कौन में, नागरी लिपि में और शारदा लिपि में। और नागरी माने स्त्री, और नागर माने चालाक। नागरी लिपि, तो नागरी लिपि का विकास कब है, 9वीं शताब्दी में। तो नागरी 9वीं, ये याद करें बेटा, नागरी 9वीं। तो ऐसे याद हो जाएगा डेटा आपको, नागरी 9वीं। अब शारदा लिपि को ही छोड़ देंगे 10वीं शताब्दी में। देखो शारदा 10 है ना, शारदा 10वीं शताब्दी में, और यह कब हुआ बेटा, 9वीं शताब्दी। फिर उसके बाद हम देखेंगे, अब जब नागरी जब चलाक रही है, फिर वहाँ बटी, जब चलाक रही हैं फिर वहाँ बटी। देखो नागर हुआ ना कुल, यानी नागरी फिर चलाक भाई ने, तो चलाकी जहाँ होला वहाँ देखा फिर फुट मत भाई, 2 जने फिर बटने के कहाँ बटे, तो माइंड बनाए बाबू। अब नागरी एक आ गल, कहने ते पूरब ओरी रहो, हम पश्चिम ओरी रही, तो पूरब ओरी रहो हम। अब भाई बंटवारा हुई थी ये हुई ना, अभी मत का सजमा घरा उत्तर दक्षिण, हमारा जो घरा हुआ हम बताई। तो पूर्वी नागरी और पश्चिमी नागरी। अब ध्यान देंगे, पूर्वी नागरी से बंगला, उड़िया, असमिया लिपि का क्या हुआ, विकास। अब पश्चिमी नागरी से, अब यहाँ का समझला, ब्राह्मी लिपि को कितने भागों में बांटा गया, 3। प्रागैतिहासिक काल, फिर बौद्ध काल, फिर गुप्त काल में 2 भागों में बटा, एक उत्तरी ब्राह्मी और एक। अब देखो चित्र बन रहा है ना, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिण, यही तुम्हें पकड़े के। उत्तरी ब्राह्मी से फिर केकर विकास भैल बेटा, गुप्त लिपि के। अब उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि के जो विकास भैल, वो कौने सदी में भैल, 4वीं शताब्दी या 25वीं शताब्दी में कर देंगे। फिर गुप्त लिपि के बाद का आएगा सिद्ध मातृका लिपि, 6वीं शताब्दी, है ना बेटा, सिद्ध मातृका लिपि। फिर कौन लिपि आ गई, कुटिल लिपि। कुटिल माने टेढ़ा कि ना, 7वीं शताब्दी में बन रहा चित्र ना। अब हाँ 6वीं से 7वीं। अब कुटिल लिपिया फिर जब टेढ़ होगी ना, कुल तो 2 भाग में बट गई। कुटिल जब टेढ़ होगी ना, हो एक ओरी का हो गई नागरी लिपि, एक ओरी शारदा लिपि। नागरी लिपि का विकास कब हुआ, 9वीं शताब्दी में, और शारदा लिपि का 10वीं शताब्दी में। 10वीं हो गया और नागरी 9वीं हो गया। फिर उन्होंने नागरी माने नगर, नागर माने चलाक, तो उनने के भाग में बट गई ना, 2 भाग में। कौन कौन कहते हैं, पूरब ओरी रहो, पश्चिम, पूर्वी नागरी और पश्चिमी नागरी। पूर्वी नागरी से बांग्ला, उड़िया और असमिया, बांग्ला, उड़िया और असमिया का का भैल विकास भैल। और इधर का भैल, तो अगर पूछा जाए देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ, अब प्रश्न बनी ना एकदम स्पष्ट है कि पश्चिमी नागरी से। अब पूर्वी नागरी से, पश्चिमी नागरी से, पूर्वी पश्चिमी दोनों में से, उपयुक्त में से कोई नहीं, तब तो तू गईला देश से सबसे सरल प्रश्न हो कि तू भाई ना पूर्वी। अब तुम्हें खाली ही पता हो कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। मेन डीएनए कहाँ है बेटा, ब्राह्मी लिपि, वही है ना। तब ब्राह्मी लिपि का शाखा कैसे कैसे आयल, और लास्ट में अगर एकदम, अब भाई तू फॉर्म भरबा तो दादा के परदादा के नाम भरबा, डायरेक्ट तो यही बताओ कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ बेटा, पश्चिमी नागरी से। नहीं विकल्प में तो ब्राह्मी लिपि से तो है ही है। भारत की सभी लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, यह मैंने लिखवाया है। लेकिन देवनागरी लिपि का पूछेगा तो स्पष्ट उत्तर क्या रहेगा, पश्चिमी नागरी। सीरीज याद हो गई बेटा,
है ना। प्राचीन लिपियाँ कितनी है बाबू? 3। कौन कौन? सैंधव लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि। सैंधव लिपि में क्या याद करेंगे तो हैं? हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त भैल सीलों पर लिखा हुआ, और इसमें एक लहरेदार है, यह पढ़ी नहीं। चित्रात्मक और ध्वन्यात्मक उसका मैटरों का अभिलेख उसमें मेल है। हाँ, जौन पढ़ल ना गई और लहरेदार है, ये जाना। खरोष्टी माने खर, यानी गधे के ओष के समान लिखे जाने के कारण इनको खरोष्टी कहा गया। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जानेंगे यह बाएं से दाएं से, यह सबसे मस्ट। इसमें कितने वर्ण होते हैं? 37 वर्ण होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 5। अरे कितने स्वर होते हैं? 5। और कितने व्यंजन होते हैं? ये जरूर याद करेंगे ना। भाई बाएं से दाएं वाला जरूर याद कर ले, उल्टा हो जाता, दाएं से बाएं। और उर्दू के समान कौन सी लिपि लिखी जाती है? खरोष्टी। उर्दू में कुल कितने वर्ण होते हैं? ये बात याद रख लेंगे, काम खत्म। फिर ब्राह्मी लिपि को आपने पढ़ा। ब्राह्मी लिपि में क्या था बाबू? इसके बारे में यह जानना था कि यह लिपि कितने भागों में बंट गई थी? 3 काल था ना, प्रागैतिहासिक काल, बौद्ध काल, और फिर गुप्त काल में आप लोग जानेंगे। अच्छा, किसमें बेडौल थे अक्षर? बेडौल थे प्रागैतिहासिक काल में। और इसमें कौन से थे? हाँ, गोलाकार हो गए थे। और गुप्त लिपि उसका विकास जो है गुप्त काल में कितने भागों में बट गया? 2। उत्तर ब्राह्मी और, है ना। उत्तर ब्राह्मी से किसका विकास हुआ? गुप्त लिपि का। फिर गुप्त लिपि से, अच्छा, गुप्त लिपि का विकास कब हुआ? 4 से 5 शताब्दी। फिर गुप्त लिपि से किसका विकास हुआ? सिद्ध मातृका लिपि। सिद्ध मातृका लिपि कब से कब थी? 6वीं शताब्दी। फिर सिद्ध मातृका लिपि से कुटिल लिपि, है ना। कुटिल लिपि का विकास 6 से 7। फिर कुटिल लिपि कितने भागों में बटी? 2 भागों में बटी, नागरी लिपि और शारदा लिपि। नागरी लिपि का विकास 9वीं शताब्दी और शारदा लिपि का विकास 10वीं शताब्दी। फिर उसके बाद नागरी लिपि कहने फिर चालाक बन गई ना कुल। फिर कितना भाग में बढ़ गए? 2। एक कौन था बेटा? पूर्वी नागरी। एक कौन था? पूर्वी नागरी से बांग्ला, असमिया और उड़िया भाषा का विकास हुआ, लिपि का विकास हुआ। और इसमें जाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि का विकास। सीरीज समझ में आ गया ना? देखो, ये बहुत सुपर चैप्टर था, यहाँ पे आपका सीरीज याद करना, ठीक। कितना बजा धीरज? अच्छा, थोड़ा सा चलेंगे। थोड़ा सा लिख लेंगे तो विशेषताएं कल हो जाएंगी। लिखेंगे देवनागरी लिपि, हेडिंग डाल के छोड़ दें क्योंकि ये चैप्टर रोकने लायक है। देवनागरी लिपि नहीं, थोड़ा सा लिख लेंगे, चलिए चलेगा, थोड़ा सा चलेगा। देवनागरी लिपि, इसके बारे में हम जान जाएं। देवनागरी लिपि बहुत सुपर जानकारियां मिलेंगी। पहले लिख लेंगे हम लोग देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के शासक, पूछा गया प्रश्न है बाबू, गुजरात के शासक लिखेंगे गुजरात के शासक जय भट्ट। गुजरात के शासक जय भट्ट लिखेंगे बाबू, जय भट्ट 7वीं 8वीं सदी। हाँ, 87 अच्छा, शताब्दी लिख दें, यही लिख दीजिए आप लोग। अच्छा, शताब्दी
कौन सा बताते हैं, समझाते हैं बाबू। लिखा कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के शासक जयभट्ट 7वीं 8वीं शताब्दी, लिखेंगे शताब्दी के शिलालेख में मिलता है, के शिलालेख में मिलता है, शिलालेख में मिलता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार यह क्या बताना चाहते हैं, अनुसार नगर के आधार पर यह नागरी कहलाई, नगर के आधार पर यह नागरी कहलाई, नगर के आधार पर यह नागरी कहलाई। लिखेंगे गुजरात के नागर गोत्र के ब्राह्मणों द्वारा, गुजरात के नागर, एक आध दो मत लिख लेंगे, गुजरात के, लिखेंगे बाबू, गुजरात के नागर गोत्र के ब्राह्मणों द्वारा, नागर गोत्र के ब्राह्मणों द्वारा, नागर गोत्र के ब्राह्मणों द्वारा, लिखेंगे बाबू, नागर गोत्र के ब्राह्मणों द्वारा अधिक प्रयुक्त होने के कारण, अधिक प्रयुक्त होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण, अधिक प्रयुक्त होने के कारण यह नागरी कहलाई, यह नागरी कहलाई, यह नागरी कहलाई। एक बार लिखेंगे इसको, गुजरात के नागर गोत्र ब्राह्मणों द्वारा अधिक प्रयुक्त होने के कारण यह नागरी कहलाई। और सबसे ऑथेंटिक विचार लिख लेंगे, महायानी बौद्ध संप्रदाय के, महायानी यही सबसे ऑथेंटिक विचार है। लिखेंगे महायानी बौद्ध संप्रदाय के, बौद्ध संप्रदाय के ललित विस्तार नामक ग्रंथ में, ललित विस्तार नामक, ललित विस्तार नामक ग्रंथ में, ये सबसे सुपर विचार है, यही मान्य है। ग्रंथ में देव तथा नाग दो लिपियों का उल्लेख मिलता है, ग्रंथ में देव तथा नाग, देव तथा नाग दो लिपियों का उल्लेख मिलता है, दो लिपियों का उल्लेख मिलता है, दो लिपियों का उल्लेख मिलता है, यही सबसे ऑथेंटिक विचार है। दो लिपियों का उल्लेख मिलता है, उन दोनों का मिला जुला रूप होने के कारण, उन दोनों का मिला जुला रूप होने के कारण,
रूप होने के कारण मिला जुला रूप होने के कारण यह देवनागरी कहलाई। यह देवनागरी कहलाई। सर्वमान्य मत, सर्वमान्य मत, ये सबसे सुपर विचार रहा है। अब इसको हम बता देते हैं। सर्वमान्य मत, सर्वमान्य मत एक बार देखेंगे हम लोग। लिख चुके देवनागरी लिपि, किससे इसका विकास हुआ बाबू? हाँ, पूर्वी नागरी और पश्चिमी, तो पश्चिमी नागरी से हुआ ना, याद करेंगे। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग देखो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के शासक जयभट्ट। आपने कहा कि सर इसका विकास कौन सी शताब्दी में हुआ, लेकिन मिला कहाँ था पहले? इसके पहले तो ही मिला ना, तभी कोई चीज़ सर्च हुई, वही लिखा है बाबू। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के शासक जयभट्ट यानी 7वीं 8वीं शताब्दी के शिलालेख में मिलता है। तो पूछेगा देवनागरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले किसके शासनकाल मिला था बेटा? जयभट्ट के। ये जानेंगे, जरूर आप जानेंगे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार क्या कहते हैं? नगर के आधार पर यह नागरी कहलाई। यह कथन किसका है? धीरेन्द्र कुमार वर्मा का। कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात के नागर गौत ब्राह्मणों द्वारा अधिक प्रयुक्त होने के कारण यह क्या कहलाई? नागरी कहलाई। यानी सब लोग कहने लगे क्यों इसको नागरी कहा गया। लेकिन सबसे ऑथेंटिक विचार आपके सामने यह है, इसको सब छात्र छात्रा याद रखें। देखेंगे महायानी बौद्ध संप्रदाय के ललित विस्तार नामक ग्रंथ में देव तथा नाग 2 लिपियों का क्या है? उल्लेख है, मिलता है। उन दोनों का मिला जुला रूप होने के कारण यह नाम इसका क्या पड़ा? ये सबसे ऑथेंटिक विचार है। बात समझे ना। और जयभट्ट के शिलालेख में पहली बार देवनागरी लिपि का उल्लेख मिलता है 7वीं से 8वीं शताब्दी, ये याद करेंगे। और यह सबसे ऑथेंटिक विचार है कि महायानी बौद्ध संप्रदाय के ललित विस्तार नामक ग्रंथ में देव तथा नाग 2 लिपियों का उल्लेख मिलता है। उन दोनों का मिला जुला रूप होने के कारण इस लिपि का नाम क्या रखा गया? तो हेडिंग डाल के छोड़ देंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास आज के लिए इतना ही, पॉइंट डाल करके छोड़ देंगे आप लोग। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, एक एक जानकारी बहुत बारीकता से यहाँ मिलेगी, तब आप जानेंगे वास्तव में कि देवनागरी लिपि के क्या जो हैं वो हैं। पॉइंट डाल के सभी लोग छोड़ देंगे कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं, देवनागरी लिपि की विशेषताएं। नेक्स्ट क्लास अगले दिन बाबू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।